हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक वन शॉट वीडियो बनाई है मैंने खास तौर से 11th रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और नीट एपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए कि वो कम से कम टाइम में ये आइडिया ले सकें कि प्रीवियस ईयर्स में नीट में इस चैप्टर से कौन कौन से सवाल आ चुके हैं और आने वाले नीट एग्जाम्स में और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। शुरुआत में एनसीईआरटी में लिखा हुआ एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर and ions like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate either by metabolic activities or by other means like excess ingestion। तो एनिमल्स के अंदर इकट्ठा होने लगता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारे मिनरल्स, या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से इकट्ठे होते हैं या फिर एक्सेसिव इंजेक्शन। These substances have to be removed totally or partially, और जैसे कि इन substances का रिमूवल होना भी जरूरी है। तो इस चैप्टर में इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे इन सब्सटेंसेज का रिमूवल होता है, खास तौर से कैसे नाइट्रोजनस वेस्ट का हमारी बॉडी से और दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिमूवल होता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल। एक सवाल ये बन सकता है कि द मेजर फॉर्म्स of nitrogenous waste excreted by the animals are, आपको आंसर लगाना होगा अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये सवाल कंपटीशन में कई बार आ चुका है कि द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, आपको आंसर लगाना है अमोनिया, एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे कि 1 ग्राम अमोनिया के रिमूवल में 300 से 500 ml, 300 से 500 ml वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अब जाहिर सी बात है इतना सारा पानी तो वही वेस्ट कर सकता है जो खुद पानी में रहता हो, इसलिए अमोनोटेलिज्म आपको ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में ही नजर आए। वेयरएज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा जा चुका है कि द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, आपको आंसर लगाना होगा लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिक एसिड, एंड कैन बी रिमूव विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। इसके रिमूवल में बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि 1 ग्राम यूरिक एसिड के रिमूवल में केवल 10 ग्राम पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आगे इन्होंने जो डिफरेंट टाइप्स का एक्सक्रीशन है, जैसे अमोनोटैलेज, यूरियोटैलेज, यूरिकोटैलेज, इसके बारे में बात की है। डेफिनेशन बताई, वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया निकालते हैं अमोनोटैलिक फिनोमेना कहलाता है अमोनोटैलेज, जो यूरिया निकालते हैं यूरियोटैलिक फिनोमेना यूरियोटैलेज, जो यूरिक एसिड निकालते हैं यूरिकोटैलिक और फिनोमेना यूरिकोटैलिज। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये बात यहाँ पर ये है कि आपको इनकी एग्जांपल्स रटी होनी चाहिए। जैसे अगर अमोनोटैलिज्म की बात हो रही है तो अमोनोटैलिक एनिमल्स के नाम रटे होने चाहिए। बोनीफिशेस हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, ये सवाल कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। अगर यूरियोटैलिज्म की बात हो रही है तो यूरियोटैलिक एनिमल्स के नाम याद होने चाहिए। मैमल्स हैं, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है, फ्रॉग और टोड, और मैरीन फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस की यहाँ पे बात हो रही है। और अगर यूरिकोटैलिक एनिमल्स की बात हो रही है तो आपको नाम रटे होने चाहिए, जैसे कि बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सब नाम आपको रटे होने चाहिए। इन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि बोनीफिशेस आ जाते हैं अमोनोटैलिज्म में, तो अमोनिया क्योंकि रेडियली सॉल्युबल होता है वाटर में, तो उसका रिमूवल या तो बॉडी सरफेस से होता है डिफ्यूजन के जरिए, या फिर लंग सरफेस से होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। क्योंकि फिशेस के अंदर वर्टिब्रेट्स हैं, किडनी है, लेकिन रिमूवल ऑफ अमोनिया में उसका कोई रोल नहीं। एक सवाल ये नया बन सकता है, मैं पढ़ता हूँ। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटैलिज्म। मैनी बोनीफिशेस, एग्जाम्पल यहाँ दे रखी है इन्होंने, मैनी बोनीफिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटैलिक। ये एग्जाम्पल्स आपको रटी होनी है। अमोनोटैलिक एनिमल्स की एग्जाम्पल कौन सी? बोनीफिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट। ठीक है। अमोनिया इज रेडियली सॉल्युबल, इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन। इसका रिमूवल किससे होता है? डिफ्यूजन से, अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल्स, या फिर गिल से जाएगा एज अमोनियम आयंस। ठीक है ना। किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। तो एक ये नया सवाल बन सकता है, अमोनिया के रिमूवल में किडनी का ऐसा कोई खास रोल नहीं। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। एक अच्छा पॉइंट एनसीईआरटी यहाँ कवर किया है कि यूरिया, यूरिक एसिड का जो रिमूवल होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, एक तरीके का एडेप्टेशन है इनका टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए, क्योंकि जो ज़मीन पर रहते हैं उनको कम पानी का रिमूवल करना होता है, और कम पानी का रिमूवल होता है यूरिया, यूरिक एसिड के साथ।
मैमल्स, आगे इन्होंने एग्जाम्पल कवर की यूरियोटैलिक एनिमल्स की, मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैरीन फिशेस। ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया, और वो कहलाते हैं यूरियोटैलिक। फिर आगे उन्होंने बताया कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर अमोनिया ही कन्वर्ट होता है यूरिया में, जैसा डीअमीनेशन ऑफ अमाइनो एसिड से बनेगा अमोनिया, फिर वो अमोनिया चेंज हो जाएगा यूरिया में लीवर के अंदर यूरिया साइकिल के जरिए, फिर वो यूरिया वहाँ से हेपेटिक वेन के जरिए फिर पहुंचेगा फाइनली किडनी के पास, किडनी में फिर वहाँ फिल्ट्रेशन होगा और फिर यूरिया का यूरिन के जरिए रिमूवल हो जाएगा। थोड़ा बहुत यूरिया रोक लिया जाता है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में, आप काउंटर करंट मैकेनिज्म में सुनेंगे इसको। उन्होंने लिखा है अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ दीज एनिमल्स and release into the blood which is filtered and excreted out by the kidneys। ठीक है, some amount of urea may be retained in the kidney matrix of these animals to maintain a desired osmolarity। आप इसे डिटेल में काउंटर करंट मैकेनिज्म सुन लेंगे। आगे ना यूरिकोडालिक एनिमल्स की एग्जाम्पल कवर की, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म पैलेट। ये सवाल भी कॉम्पिटिशन कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, तो सेमी सॉलिड फॉर्म में या फिर पैलेट पेस्ट की शक्ल में रिमूवल होता है यूरिक एसिड का विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, और ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं यूरिकोटैलिक। आसान है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब इन्होंने एक एनिमल किंगडम का जनरल सर्वे किया है, कुछ खास पॉइंट यहाँ पर कवर किए। पॉइंट्स के अंदर इन्होंने कवर किया है कि प्लेटीहेल्मिन्स, इसके अलावा रोटिफर्स, एमेनेलिड्स और सेफेलोकॉर्डेट्स जैसे एम्फियोक्सस, इन सब के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया, और इसको सोलेनोसाइट या फिल्म सेल्स कहा जाता है। इसका प्रोटोनेफ्रिडिया का मेन काम होता है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है, वाटर मिनरल के बैलेंस को मेंटेन करता है। नेफ्रिडिया जो कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है एनालीड्स के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर, ये पहली बार ऐसा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो एक्सक्रीशन भी कर रहा है और ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा है। इधर हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर आप देखेंगे जैसे वर्टिब्रेट्स में किडनी है, किडनी में एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों करती है। इसके अलावा इन्होंने आर्थ्रोपोड्स कवर किया, आर्थ्रोपोड्स में दो क्लास कवर की, एक तो क्रस्टेशिया और इन्होंने कवर किया इंसेक्टा। बताया इंसेक्टा जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच है, ग्रास हॉपर, इनके अंदर मार्फिकन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। और क्रस्टेशियंस में जैसे प्रॉन्स वगैरह, इनके अंदर पाया जाता है ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड जो कि इनके अंदर एक्सक्रीशन में मदद करता है। एनसीईआरटी ने लिखा सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। These structures are simple tubular forms। तो simple tubular forms की शक्ल में excretory structure पाए जाते हैं invertebrates में, whereas vertebrates have a complex tubular organs called kidney। vertebrates के अंदर kidneys are the excretory structure। ये सवाल भी कॉन्टिन्यू पूछा जाता है कि kidneys are the excretory structure in, आपको आंसर लगाना होता है all vertebrates। फिर आगे ने बताया कि प्रोटोनेफ्रिडिया जिसको फ्लेम सेल्स कहा जाता है, आप एनिमल किंगडम में सुनेंगे, इसको सोलेनोसाइट्स ही बोला जाता है, सोलेनोसाइट्स। आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन जैसे प्लेटफॉर्म्स, प्लानेरिया, इसके अलावा रोटिफर्स में, सम एनालीड्स में एंड सेफेलोकॉर्डेट जैसे एम्फियोक्सस। तो कॉम्पिटिशन में सवाल पूछा जा सकता है कि प्रोटोनेफ्रिडिया इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, तो आपसे प्लेटीहेल्मिन मत लगाइएगा। इसके अलावा रोटिफर्स हैं, सम एनालीड्स हैं और सेफेलोकॉर्डेट्स हैं, इन सब के अंदर भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स। इन्होंने ये बताया कि प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरी कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, यानी प्रोटोनेफ्रिडिया मेनली ऑस्मो रेगुलेशन ही करता है। इस लाइन पर भी एक नया सवाल बन सकता है। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन अर्थवॉर्म्स एंड अदर एनालीड्स। ये बात आप जानते हैं, एनालीड्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रिडिया है। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। तो इसके अंदर नेफ्रिडिया दोनों काम कर रहा है, रिमूवल कर रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट का यानी कि एक्सक्रीशन भी कर रहा है, एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस यानी ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच, कॉकरोच है, ग्रासहॉपर, लोकस्ट है, क्लास इंसेक्टा में आर्थ्रोपोडा की, इन सब के अंदर माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये सवाल पूछा जा चुका है। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो माल्फिगियन ट्यूब्यूल के दोनों काम में, ये एक्सक्रीशन भी करता है और ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। एक और क्लास इन्होंने आर्थ्रोपोडा कवर की है जैसे क्रस्टेशिया, उसमें एग्जाम्पल में रहे क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स, इनके अंदर पाए जाते हैं ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड। कॉम्पिटिशन में सवाल पूछा जा सकता है ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन है, आपको आंसर लगाना क्रस्टेशियन जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे इन्होंने ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम दे रखा है, आपको नजर आ रहे हैं, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर है ना, और यूरिनरी ब्लैडर, और इसका लास्ट वाले पार्ट में आपको यूरेथ्रा भी नजर आ रहा है।
ठीक है ना। इधर इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर से इन्होंने दिखाई है डॉर्सल एओर्टा, मतलब कि एओर्टा है, एओर्टा की ब्रांच है रेनल आर्टरी। एक सवाल कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि रेनल आर्टरी अराइजेस फ्रॉम, तो आपको आंसर लगाना होता है एओर्टा। ये सवाल आ चुका है। जैसे आप देख रहे हैं इधर ये रेनल वेन इन्होंने दिखा रखी है ब्लू कलर से, और रेनल वेन किससे निकल रही है, इंफीरियर वेना कावा से। ये सवाल भी कंपटीशन में आ चुका है कि रेनल वेन इज अ ब्रांच ऑफ, आपने आंसर लगाना होगा इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। इसके अलावा किडनी में बाहर की तरफ इन्होंने कॉर्टेक्स दिखा रखा है, अंदर एकदम मेडुला। अगले डायग्राम में और डिटेल में पढ़ लेंगे इसको। तो यहाँ से बस एक ही सवाल बनता है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और इसके अलावा रेनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एओर्टा, और रेनल वेन इज अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। कट सेक्शन दे रखा है किडनी का, इसमें आप ध्यान से देखिए। बाहर वाला पोर्शन कहला रहा है कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पोर्शन कहलाता है मेडुला। मेडुला में ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये कहला रहे हैं मेडुलरी पैरामिड्स। 15 से 16 मेडुलरी पैरामिड्स किडनी मौजूद होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कुछ पोर्शन कॉर्टेक्स का ऐसा है जो कि इधर मेडुला के अंदर तक जा रहा है, ये कहलाता है रेनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ऑप्शन कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है रेनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहाँ पाया जाता है, तो आपको बोलना है कॉलम ऑफ बर्टिनी पाए जाते हैं किडनी से। ठीक है ना। ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये कहलाता है रेनल पेल्विस। ठीक है ना। फिर आगे जो नॉच है इसमें किडनी में, ये कहलाती है हाइलम। और इधर आप ये देख रहे हैं कि पैरामिड्स के जस्ट नीचे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर ये कहलाते हैं माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, ये कहलाता है मेजर कैलिक्स। ठीक है। और इसके अलावा यहीं से इधर ये रेनल आर्टरी एंटर कर रही है, रेनल वेन बाहर निकल रही है, यूरेटर भी यहाँ पे नजर आ रहा है। एक तो सवाल यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, द पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स दैट एक्सटेंड इनटू द मेडुला इज नोन एज रेनल कॉलम ऑफ बर्टनी। इसमें मेडुलरी पैरामिड्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है ना। एक सवाल यहाँ पर आप और याद कर सकते हैं, जैसे कि जो नेफ्रॉन होते हैं उनका जो बोमेंस कैप्सूल है, पीसीटी है ना, और डीसीटी है, ये सब तो आपको नजर आएगा इसमें कॉर्टेक्स में। तो किसी भी एक नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल, किसी भी एक नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल और उसका जो पीसीटी और डीसीटी है वो आपको कॉर्टेक्स में ही नजर आएगा। ये सवाल भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ऐसे नेफ्रॉन जिनके अंदर लंबी सी आपको लूप ऑफ फैनले नजर आ रही है, ये कहलाते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है ना। और ऐसे नेफ्रॉन जिनमें लूप ऑफ फैनले नहीं होती है कोई सी खास, वोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, और फिर ये लूप ऑफ फैनले छोटी सी, मतलब लूप ऑफ फैनले तो नहीं है दर, ये डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट है। ये जो छोटे से नेफ्रॉन है जिसमें लूप फैनले ना के बराबर है, ये कहलाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ज़्यादातर नेफ्रॉन्स हमारी किडनी में ऐसे ही होते हैं, तकरीबन 85% नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जिनमें कि लंबी सी लूप ऑफ फैनले है, लंबी सी लूप ऑफ फैनले, ऐसे नेफ्रॉन तकरीबन 15%। ठीक है ना। नेक्स्ट एक और डायग्राम यहाँ पर नेफ्रॉन का दिखाया हुआ है। जैसे कि छोटे से डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इधर ब्लड आता है एफरेंट आर्टेरियोल से, और फिर यहाँ पर इसमें ग्लोमेरुलस में चला जाएगा। ये जो टफ्ट है कैपिलरीज का, दिस इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ब्लड अंदर ज़्यादा आ जाता है, एफरेंट आर्टेरियोल की डायमीटर पतली है, बाहर इतना निकल नहीं पाता, तो एक प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस से निकलकर ब्लड बोमेंस कैप्सूल में आ जाएगा। ठीक है ना। ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन कराता है। इधर ने दिखाया है कि इधर इफरेंट आर्टेरियोल फिर आगे जाके इधर पीसीटी, लूप ऑफ फैनले और डीसीटी पर ये घूमी हुई है, ये कहलाती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो इफरेंट आर्टेरियोल ही आगे जाके बन जाती हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये लाइन आपको याद रखनी है, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जब लूप ऑफ फैनले के चारों तरफ घूम जाती है तो इसी को हम बोलते हैं वेजर एक्टा। ठीक है ना। तो वेजर एक्टा आपको कहाँ नजर आएगी, अराउंड लूप ऑफ फैनले। ठीक है। यही बात याद रहेगी आपको। ठीक है। बस इसमें इतना सही। अब जैसे कि इधर ये बोमेंस कैप्सूल है, उसका ये पहला टर्न है पीसीटी कहलाता है, फिर ये लूप ऑफ फैनले। लूप ऑफ फैनले शुरू वाला पोर्शन थोड़ा सा मोटा सा है, ये कहलाता है डिसेंडिंग में थिक सेगमेंट है ना, फिर ये थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, फिर इसमें फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कहलाएगा थिन असेंडिंग, आगे वाला थिक असेंडिंग, फिर ये है डीसीटी, लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। एक सवाल यहाँ पर आप याद रखेंगे, किसी भी एक इंडिविजुअल नेफ्रॉन में आप कलेक्टिंग डक्ट उसका पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन आके खुलते हैं। इसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन। एक सिंगल नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट पार्ट नहीं माना जाता है। ये सवाल कंपटीशन में कई बार पूछा गया।
नेक्स्ट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं। एनसीईआरटी का इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। ठीक है ना, एक सवाल ही बन सकता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। किडनीज कैसी होती हैं? दे आर रेडिश ब्राउन होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ द लास्ट थोरेसिक एंड द थर्ड नंबर। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी किडनी होती है वो T12 से लास्ट थोरेसिक लेके L3 यानी थर्ड नंबर तक होती है। क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी पीछे की तरफ डॉर्सल साइड में, एब्डोमेन में अंदर पीछे की तरफ होती है, डॉर्सल इनर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स अबाउट, इसकी उन्होंने डायमेंशन दे रखी, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। वजन दे रखा है इसका किडनी का 120 से 170 ग्राम इसका वजन होता है। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड द हाइलम। अंदर की तरफ इसमें कैविटी होती है, जैसा अभी हमने डायग्राम में देखा था, इस तरीके से एक नॉच होती है, कहलाता है हाइलम। ठीक है, क्या कहलाती है? नॉच, हाइलम। हाइलम इज अ नॉच through which the ureter, blood vessel and the nerve enter. Inner hilum is a broad funnel shaped space called the renal pelvis. यहाँ पर ये जो funnel shaped structure नजर आ रहा था ये कहलाता है renal pelvis, है ना, हम डायग्राम में देख चुके हैं। ब्रॉड, ये सवाल भी आ चुका है, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस जो कि अंदर की तरफ पाया जाता है किडनी में, उसे क्या बोला जाता है? आपको आंसर लगाना रेनल पेल्विस। विच प्रोजेक्शन कॉल्ड द कैलिस, माइनर कैलिस, मेजर कैलिस जो हमने देखा था। The outer layer of the kidney is a tough capsule. Inside the kidney there are two zones, outer cortex, inner medulla. ये भी आप देख चुके हैं, किडनी बाहर की तरफ cortex होता है और इनर साइड में मेडुला होता है। The medulla is divided into a few conical masses. मेडुली pyramid, मेडुला में आपको मेडुली pyramid नजर आते हैं, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, सिंगल होता है कैलिक्स। The cortex extend in between the medullary pyramids as renal columns cut the columns of Bertini। तो एक सवाल ये कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि the portion of cortex extends into the medulla, or portion of cortex extend into the medulla is known as, तो आपने आंसर लगाना है रेनल कॉलम्स ऑफ बर्टिन। ठीक है ना। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। एनसीईआरटी से सवाल आ चुका है, किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं? हर एक किडनी में नियरली 1 मिलियन, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि 1 से 1.3 मिलियन नेफ्रॉन हर एक किडनी में मौजूद होते हैं। ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में आ चुका है। विच आर द फंक्शनल यूनिट, तो सवाल 9-10 में आपने याद किया था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट, द ग्लोमेरुलस एंड द रेनल ट्यूब्यूल। ये आप देख चुके हैं, ग्लोमेरुलस होता है इसमें, रेनल ट्यूब्यूल होते हैं। ग्लोमेरुलस क्या है? ये एक गुच्छा है कैपिलरीज का, फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टेरियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। ठीक है, जैसे कि बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, यहाँ से ब्लड आता है एफरेंट से, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये गुच्छा बन जाता है कैपिलरीज का, जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और फिर ये बाहर इफरेंट। एक सवाल कंपटीशन में पूछा गया है, ये एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, और ये हुआ ग्लोमेरुलस। तो सवाल कंपटीशन में पूछा गया ग्लोमेरुलस अराइजेस फ्रॉम, तो आपको आंसर लगाना था एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, ऐसे ही एफरेंट है, एफरेंट आर्टेरियोल का आपने देखा था, यही आगे जाके बन जाती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो एक सवाल ये भी कंपटीशन पूछा जा चुका, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अराइजेस फ्रॉम, तो आपको आंसर लगाना होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अराइजेस फ्रॉम एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, blood from the glomerulus carried away by an efferent artery. The renal tubule begins with a double walled cup-like structure called the Bowman's capsule, ठीक है, which encloses the glomerulus। ठीक है, glomerulus along with the Bowman's capsule is called the Malpighian body or renal corpuscle। तो glomerulus और Bowman's capsule को एक साथ मिलाकर along with the Bowman's capsule is called Malpighian body और renal corpuscle। ये सवाल भी competition में आ चुका है। The tubule continues further to form a highly coiled network called PCT, proximal convoluted tubule, hairpin shaped loop of Henle. Next part of the tubule which has a descending and ascending limb. The ascending limb continues another highly coiled tubular region called DCT। ascending limb फिर आगे जाएगा DCT में चेंज हो जाता है। The DCT of many nephron open into a straight tube called collecting, देखो यहाँ पे NCERT में लिखा हुआ The DCT of many nephrons open into a straight tube called collecting duct। इसलिए कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है, collecting duct is not a part of a single nephron, many of which converge and open into the renal pelvis
थ्रो मेडुलरी पायरामिड। यहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो लिखा हुआ है कि नेफ्रॉन ओपन हो रहा है रेनल पेल्विस में। अब एनसीईआरटी ने थोड़ा चीज़ों को आसान लिख दिया, जाहिर सी बात है उधर मेडुला की तरफ से आ रहे हैं, पहले वो माइनर कैलिक्स में आएंगे, फिर मेजर कैलिक्स और फिर रेनल पेल्विस में, है ना। पुराने पेपर में सवाल आ चुका है कि ओपनिंग कहाँ होती है कलेक्टिंग डक्ट, तो आपको आंसर माइनर कैलिक्स लगाना है ना। रेनल पेल्विस तो बाद में आएगा, ठीक है। The Malpighian corpuscle, PCD and DCD of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the क्या क्या बोला इन्होंने, Malpighian corpuscle, PCT एंड DCD ऑफ द नेफ्रॉन। Malpighian corpuscle लिखा है, लेकिन कॉम्पिटिशन में सवाल बोमेंस कैप्सूल से भी आ चुका है। मैंने भी डायग्राम में आपको दिखाया था, बोमेंस कैप्सूल, PCD, DCD ये सब के सब कहाँ मौजूद होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में यानी कि कॉर्टेक्स में। Whereas the loop of Henle dips into the medulla, ठीक है ना। The majority of the nephron, the loop of Henle is too short, ज़्यादातर नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले काफ़ी छोटी सी होती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात कर रहे हैं, एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तकरीबन 85% नेफ्रॉन ऐसे ही। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग। कुछ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले काफ़ी लंबी होती है, मैंने डायग्राम में आपको दिखाया हुआ था। 15% नेफ्रॉन ऐसे ही हैं, रन्स डीप इनटू द मेडुला। दीज नेफ्रॉन आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ऐसे नेफ्रॉन क्या कहा जाता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब एक सवाल आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होंगे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, क्योंकि इनमें लंबी सी लूप ऑफ हेनले है, क्योंकि इनमें लंबी सी लूप ऑफ हेनले है, इसलिए आपको इनमें वेजा रेक्टा भी नजर आएगी, है ना। जाहिर सी बात है, वेजा रेक्टा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से बनती है, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ये सवाल कॉम्पिटिशन में यहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। उधर कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आपने देखा था कि इनमें लूप ऑफ हेनले तो होती नहीं है ना। तो एक सवाल यहाँ पर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में सिर्फ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब क्योंकि लूप ऑफ हेनले नहीं है, लूप ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ओनली, क्योंकि लूप ऑफ हेनले नहीं है तो इसलिए वेजा रेक्टा भी नजर नहीं आएगी। याद रहेगी ये बात याद रखना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स पर और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन पर इस लाइन से सवाल पूछा जा रहा है। The efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillary। ये सवाल आ चुका है कॉम्पिटिशन। Peritubular capillaries arises from, आपको आंसर लगाना होगा efferent arteriole, याद रहेगा। A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop forming a U-shaped vasa recta। सवाल पूछा जा सकता है वेजा रेक्टा का शेप कैसा होता है, यू शेप। सवाल यही पूछा जा चुका है, वेजा रेक्टा बनती है किससे, तो आपने आंसर लगा देना पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। वेजा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये सवाल कॉम्पिटिशन में आ चुका है, वेजा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट यूरिन फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप होगा, पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब क्या है कि ब्लड आएगा किडनी के अंदर, जितना वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है लगभग 5000 ml, उसका 1/5 1100 से 1200 ml किडनी के अंदर आता है। फिल्टर होगा यहाँ पर, जब फिल्टर होगा लगभग सारी चीज़ें फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में आ जाती हैं ग्लोमेरुलस से, सिवाय ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन से। इस पर सवाल है, जो फिल्ट्रेट छन के नीचे आता है वो 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे के हिसाब से आता है। ये जो फिल्ट्रेशन है ये नॉन सेलेक्टिव है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे ग्लूकोज अमाइनो एसिड भी आ जाता है, उसका फिर बाद में पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, वो रीअब्जॉर्प्शन में आप सुनेंगे। इधर अगर जीएफआर कम हो जाता है तो एफरेंट आर्टिकल में मौजूद होते हैं कुछ खास सेल्स जो कहलाते हैं जेजी सेल्स। ये जेजी सेल अपने अंदर से निकालते हैं हार्मोन रेनिन, ये रेनिन फिर जीएफआर का नॉर्मल कर देता है। आप इसको भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें नेफ्रॉन पर रीअब्जॉर्ब होंगी, जैसे कि पीसीटी पर ग्लूकोज अमाइनो एसिड सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयन सबका रीअब्जॉर्प्शन होगा, बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होगा। फिर लूप ऑफ हेनले में आप देखेंगे डिसेंडिंग लिम्बो लूप ऑफ हेनले जो परमिएबल है केवल वाटर के लिए, असेंडिंग लिम्बो लूप ऑफ हेनले से NaCl निकलता है पतले वाले सेगमेंट से पैसिवली, मोटे वाले सेगमेंट से एक्टिवली। डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, जैसे डीसीटी से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा एल्डोस्टेरोन की मौजूदगी में, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा EDH की वजह से। फाइनली फिर होगा क्या कि कंसनट्रेटेड यूरिन हमारी बॉडी से पास होगा और पर डे 1 से 1.5 लीटर यूरिन निकलता है, जबकि फिल्ट्रेट जो नीचे आता है ग्लोमेरुलस में से नीचे बोमेंस कैप्सूल में वो तकरीबन 180 लीटर आता है। यूरिन कितना बाहर निकल रहा है 1 से 1.5 लीटर, यानी तकरीबन 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसका मतलब हमारी किडनी सिर्फ एक्सक्रीशन नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑस्मो रेगुलेशन में। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेसेस, मेनली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है इसमें पहला पार्ट, नेक्स्ट रीअब्जॉर्प्शन यानी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन यानी ट्यूबुलर सिक्रीशन that takes place in different parts of the nephron. The first step in urine formation is the filtration of blood। ये सवाल कॉम्पिटिशन में आ चुका है।
द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस। अब क्योंकि ग्लोमेरुलस में होता है इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट, ठीक है ना, विच कॉन्स्टिट्यूट 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। आप ये बात जानते हैं 5000 ml निकलता है वेंट्रिकल से हर मिनट में, 1100 से 1200 ml इधर किडनी के पास पहुंच रहा है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर। फिर उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो फिल्ट्रेशन हो रहा होगा ब्लड का वो 3 लेयर्स के जरिए हो रहा है। वो कौन कौन सी 3 लेयर होंगे, जैसे कि सपोज ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। अब इधर एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आया, इधर इफरेंट से वापस, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर वो जो 3 लेयर्स होंगी, एक तो ग्लोमेरुलस की कैपिलरी की एंडोथेलियम होगी, है ना, तो एंडोथेलियम ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज। इसके अलावा बोमेंस कैप्सूल की जो अंदर वाली लेयर है वहाँ पर कुछ खास सेल्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है ना। पोडोसाइट्स के बीच में गैप होता है, उन गैप को बोला जाता है फिल्ट्रेशन स्लिट्स, फिल्ट्रेशन स्लिट्स, या फिर इन्हें बोला जाता है स्लिट पोर्स। ये स्लिट पोर्स काफ़ी बारीक होते हैं, इनसे प्लाज्मा प्रोटीन छन के नीचे नहीं आ पाते हैं, ब्लड सेल नहीं आ पाते, इसलिए सवाल ये भी है कि सारी की सारी चीज़ें लगभग छन के नीचे आ जाती हैं। तो ये जो नीचे छन के आता है कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसलिए लफ्ज़ आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट सुना था। जो अंदर ये कहलाएगा रेनल प्लाज्मा, अगर आप ब्लड सेल्स को हटा दें तो रेनल प्लाज्मा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट लगभग सेम होते हैं, बस फ़र्क ये है कि रेनल प्लाज्मा में आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स भी नज़र आएंगे, ये प्लाज्मा प्रोटीन छन के नीचे नहीं आते क्योंकि फिल्ट्रेशन स्लिट का साइज़ काफ़ी छोटा है और प्लाज्मा प्रोटीन काफ़ी बड़े होते हैं। द 3 लेयर से पास होता है फिल्ट्रेट कौन को, द एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, इसके अलावा एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, और इन दोनों के बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद है वो, ठीक है ना। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल, ये जो एपिथेलियल सेल्स ऑफ वुमेन्स कैप्सूल के कॉल्ड पोडोसाइट्स, इस पर सवाल आ चुका है। और अरे इन इंट्रिकेट मैनर, यानी बिल्कुल पास पास होते हैं, कॉम्प्लेक्स मैनर में, सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस, उनके बीच में बहुत छोटे छोटे स्पेस होते हैं जिसे बोला जाता है फिल्ट्रेशन स्लिट्स या फिर स्लिट पोर्स, ठीक है। Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituent of the plasma except the plasma proteins, सारी की सारी चीज़ें फिल्टर होकर नीचे आ जाती हैं सिवाय प्लाज्मा प्रोटीन्स के, onto the lumen bomen's capsule, therefore it is considered as ultra filtration। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माना जाता है क्योंकि तकरीबन सारी ही चीज़ें फिल्टर होकर नीचे आ जाती हैं सिवाय प्लाज्मा प्रोटीन्स के। ये सवाल कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कितना फिल्ट्रेट बन रहा है पर मिनट, ये कह रहा था GFR, 10th क्लास से आप सुन रहे हैं। GFR इन हेल्दी इंडिविजुअल अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे, ये वैल्यू GFR की कॉम्पिटिशन पूछी जाती है। The kidneys have built-in mechanisms for regulation of glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus. इन्होंने बताया कि GFR को मेंटेन करने के लिए किडनी के पास एक एफिशिएंट मैकेनिज्म जिसे जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बोलते हैं। ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बना हुआ है DCT से और एफरेंट आर्टरियोल से। JGA is a special sensitive region formed by cellular modification in the DCT and efferent arteriole। अब सवाल ये यहाँ पर इन्होंने DCT का लफ्ज़ क्यों बोला, जैसे कि आपने सुना है कि ये बोमेंस कैप्सूल है ना, तो एफरेंट आर्टेरियोल पर कुछ खास सेल्स होते हैं ना, ये आपने पढ़ा था जिन्हें हम जेजी सेल्स बोलते हैं। DCT का नाम क्यों लिया, क्योंकि अगर डिस्टल ट्यूबुलर सोडियम में कुछ दिक्कत होती है तब भी ये जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, अब आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। अब फॉल इन GFR, अगर GFR कम हो जाता है तो ये जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं एक हार्मोन निकालने के लिए, इसका नाम है रेनिन। ये सिंगल एन वाला रेनिन, डबल एन वाला आपने डाइजेशन में पढ़ा था, जो कि स्टिमुलेट करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को और GFR दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। ये कैसे होता है, अब इसको रास मैकेनिज्म आगे डिटेल में पढ़ें। फिर आगे थोड़ा सा रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया। कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फाउंड बाय द किडनी, जो कि 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेशन हो रहा है, और जो यूरिन रिलीज हो रही है तकरीबन 1 से 1.5 लीटर है, सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब बाय द रेनल ट्यूब्यूल। तो तकरीबन 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ये प्रोसेस कहलाता है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। The tubular epithelial cells in different segments of the nephron perform this either by active or passive mechanism। तो जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं यानी जो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पर ये चीज़ें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, तो एक्टिव प्रोसेस है या फिर पैसिव प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सोडियम इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली, ये सब
एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड और सोडियम। सवाल एनसीईआरटी से बन सकता है। ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज अमाइनो एसिड तो पीसीटी पर ही एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। सोडियम आयंस का आप पढ़ोगे कि पीसीटी पर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है और ये डीसीटी पर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है ना। डीसीटी पर इसके रीअब्जॉर्प्शन में एल्डोस्टेरोन की जरूरत पड़ती है। वेयर एज द नाइट्रोजनस बेस आर एब्जॉर्ब बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। कुछ सब्सटेंसेस का पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, जैसे कि आप वहाँ पढ़ेंगे यूरिया का पैसिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे बाइकार्बोनेटेड क्लोराइड है, यूरिया है, वाटर, इनका भी पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, यानी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी जो डिसेंडिंग लिम्ब और लूप ऑफ फैनले वहाँ पर भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है पैसिवली। वाटर तो ऐसा हमेशा ऑस्मोसिस से ही जाता है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन एंड अमोनिया। फिर आगे ये बात कर रहे हैं सिक्रीशन की। सिक्रीशन के दौरान इस चीज़ का सिक्रीशन, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो जब नेफ्रॉन में कोई चीज़ आएगी तो उसका तो यूरिन के जरिए बॉडी के बाहर हो जाने वाली है। तो जब नेफ्रॉन के अंदर कोई चीज़ आती है तो इसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, और नेफ्रॉन से बाहर निकल जाती है, बॉडी में जा रही है, तब उसे बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन इसलिए क्योंकि एक बार तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो चुका है ना। तो अगर कोई चीज़ नेफ्रॉन से बाहर निकल रही तो रीएब्जॉर्प्शन, नेफ्रॉन के अंदर आ रही ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये बोले नेफ्रॉन के अंदर आ रहा है हाइड्रोजन एंड पोटेशियम एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। फिर आगे ये बताया ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है in the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluid। आप आगे डायग्राम में इसे अच्छे से समझ लीजिए, जैसे कि डायग्राम दिखा रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे देखिए पीसीटी में किस किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन वो होगा जो कि ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं। तो पीसीटी में आप देख रहे हो सोडियम NaCl लिख दिया है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है ना। इधर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब इनका कहने का मतलब है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, तकरीबन 100% ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। 100% ग्लूकोज अमाइनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है एट पीसीटी, ठीक है ना। इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का हो रहा है, पोटेशियम का हो रहा है। इधर देखिए ये इधर दिखा रखा है इन्होंने सिक्रीशन, जो नेफ्रॉन के अंदर जा रहा है ये है सिक्रीशन, और जो नेफ्रॉन से बाहर निकल रहा है ये है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। एनसीईआरटी से आप याद कर सकते हैं सिक्रीशन किस किस का हो रहा है, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, और यहाँ पर इनको पोटेशियम आयन भी दिखाना चाहिए था। तो पोटेशियम आयन का यहाँ पर सिक्रीशन भी हो रहा है और पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। अच्छा खासा पोटेशियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे आप पढ़ेंगे 70% सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है पीसीटी पर, 75% पोटेशियम रीअब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा वाटर भी 70 से 80% एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वाटर और मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी पर। अभी देखिए इधर ये नीचे की तरफ आ रहा था डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले वाटर के लिए परमेएबल है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले से वाटर निकलता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले परमेएबल है NaCl के लिए। यहाँ थिन सेगमेंट से भी NaCl निकलेगा, थिक सेगमेंट से भी। आपको याद रखना है कि थिन सेगमेंट से NaCl पैसिवली निकलता है और थिक सेगमेंट से एक्टिवली निकलता है, ठीक है ना। आगे कलेक्टिंग डक्ट से देखिए, यहाँ से भी NaCl बाहर आ रहा है, यहाँ पर जो सोडियम बाहर निकलता है एक्टिवली, फिर क्लोराइड आयन पैसिवली पीछे पीछे आता है, बाइकार्बोनेट आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पर डीसीटी पर जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एल्डोस्टेरॉन के जैसे होता है। ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिए सिक्रीशन किस किस का हो रहा है। एनसीईआरटी में इन्होंने पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन लिख रखा है, अमोनिया रह गया वो मैं लिख देता हूँ, अमोनिया का भी यहाँ पर सिक्रीशन होता है। इधर कलेक्टिंग डक्ट पर जो सिक्रीशन होता है वो हाइड्रोजन आयन का होता है और पोटेशियम आयन का होता है, अमोनिया का सिक्रीशन नहीं होता। जब जब अमोनिया का सिक्रीशन होगा उसे बैलेंस करने के लिए बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये सवाल भी है। जब जब अमोनिया का सिक्रीशन होगा उसे बैलेंस करने के लिए बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन होता है उसी सेगमेंट से, ये सवाल आ चुका है। कलेक्टिंग डक्ट पे देखिए, यहाँ पर क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस नहीं नजर आ रहे हैं रीअब्जॉर्ब होते हुए, इसलिए यहाँ पर आपको अमोनिया भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इधर लोअर पार्ट जो कलेक्टिंग डक्ट का, यहाँ से यूरिया निकल रहा है पैसिवली और फिर वो थिन असेंडिंग सेगमेंट में एंटर कर रहा है। ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, ठीक है ना। पैसिवली हो रहा है नाइट्रोजनस बेस का रिमूवल। और कलेक्टिंग डक्ट से आप देख रहे हैं यहाँ से वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है एडीएच की वजह से, डीसीटी से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है एल्डोस्टेरॉन की वजह से। ये दोनों ही बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर इन्होंने रीअब्जॉर्प्शन को थोड़ा अच्छे समझाया। जैसे पीसीटी पर आप देखेंगे एनसीईआरटी में लिखा ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड एट पीसीटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार कॉम्पिटिशन पूछी गई है। पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये सवाल भी पूछा जा चुका है कॉम्पिटिशन में। यहाँ पर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है जिसमें कि ढेर सारे विलाई होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, इस वजह से अच्छा खासा चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी पर होता है।
इसे सवाल कंपटीशन पूछा जाता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अगर पूछा जाता है तब आपको आंसर लगाना है पीसीटी। न्यूट्रिएंट्स का पूछा जाता है तब भी आपको आंसर लगाना है पीसीटी। इलेक्ट्रोलाइट्स का पूछा जाता है तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस एट, इन सब का आंसर आपको लगाना है पीसीटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होते हैं जो कि इसका सरफेस एरिया रीअब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ा देता है नियरली, और ये सवाल बहुत बार आया कंपटीशन में कि नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड एट पीसीटी, ठीक है ना। पीसीटी ऑल्सो हैज बीन मेंटेनिंग द पीएच एंड आयनिक बैलेंस। पीसीटी पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती है बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन। आप याद रखेंगे सिलेक्टिव सिक्रीशन हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटेशियम आयन का पीसीटी पर भी होता है और डीसीटी पर भी होता है, मैंने आपको दिखाया था। कलेक्टिंग डक्ट पर सिर्फ हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, अमोनिया का सिक्रीशन वहाँ पर नहीं होता। हेनले लूज में क्या बताएंगे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर निकलता है और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से NaCl निकलता है। एक सवाल आप यहाँ पर ये भी याद रखेंगे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ डीसीटी आर इम्परमिएबल टू वाटर। ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में आ चुका है। तो लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से NaCl ही निकलता है, तो एक सवाल ये पूछा जाता है मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर्स एट, तो आपको आंसर बोलना था असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जितनी लंबी लूप ऑफ हेनले होती है उतना ही कंसंट्रेट यूरिन पास होता है, इसका मतलब लूप ऑफ हेनले इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है वाटर के कंजर्वेशन में, यानी ऑस्मोरेगुलेशन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, वही NaCl वाले लिम्ब की बात कर रहे हैं। However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. ये रीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ये सवाल पूछा था, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, यहाँ से सिर्फ वाटर बाहर निकलता है, डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे की तरफ जा रही है ना। ऑलमोस्ट impermeable to electrolytes. This concentrate the filtrate as it moves on. जैसे जैसे पानी बाहर निकलता रहेगा तो अंदर फिल्ट्रेट कंसनट्रेट होता रहेगा। The ascending limb is impermeable to water. Ascending limb water के लिए permeable नहीं है but allows transport of electrolyte. वहाँ से NaCl बाहर निकलेगा actively और पैसिव, thin segment से passively और thick segment से actively. Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it's get diluted to the passage of electrolyte into the medullary fluid. अब जैसे जैसे NaCl बाहर निकलता रहेगा तो फिल्ट्रेट जब ऊपर जाएगा तो वो डाइल्यूट होने लगेगा। डीसीटी पर उन्होंने बताया कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। ऐसा इसलिए इन्होंने बोला क्योंकि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन जो डीसीटी पर होता है वो एल्डोस्टेरॉन की वजह से होता है और जो यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट से वो एडीएच की वजह से, ठीक है ना। डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस एंड अमोनिया टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस। तो इन्होंने यहाँ पे ये वाली बात कवर की है, देखिए कि रीअब्जॉर्प्शन होगा बाइकार्बोनेट आयंस का और सेलेक्टिव सिक्रीशन होगा हाइड्रोजन पोटेशियम आयन एंड अमोनिया का। यहाँ पर आप ये बात जान लीजिए, पुराने पेपर में सवाल आया है कि अमोनिया के सिक्रीशन के बदले में पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है और ये इसलिए होता है ताकि पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट के बारे में, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। तो कलेक्टिंग डक्ट से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है कि वाटर का जो रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट से वो मेनली एडीएच की वजह से ही होता है। दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलर इंटरस्टिशियम, जो लास्ट में लाइन कवर की थी कि कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट से यूरिया निकलता है और वो थिन असेंडिंग लिम्ब में चला जाता है। पहले मेडुलर इंटरस्टिशियम में जाएगा फिर थिन असेंडिंग लिम्ब में चलाएगा। 30 से 40% जो इनर मेडुला में ऑस्मोलैरिटी हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है यूरिया की वजह से मेंटेन होती है। काउंटर करंट मैकेनिज्म आप इसको सीखेंगे। It also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance by selective secretion of hydrogen potassium ion. कलेक्टिंग डक्ट में बात कर रहे हैं वो मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था कि कलेक्टिंग डक्ट से हाइड्रोजन पोटेशियम का सिक्रीशन होता है, वहाँ पर अमोनिया का सिक्रीशन नहीं है, इसलिए उसके बदले में बाइकार्बोनेट आयन से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आते। समझ में आ रही है बात आपकी? नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, यहाँ पर आप पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, मैं आपको पहले डायग्राम समझा देता हूँ फिर पूरी बात बताता हूँ।
अब जैसे कि लूप ऑफ हैनले, यहाँ पर उन्होंने दिखाया ये है कि जो रेनल प्लाज्मा होता है उसके कंसंट्रेशन होती है तकरीबन 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर, 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर, ठीक है ना। और जो फिल्ट्रेट छन के नीचे आता है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसकी कंसंट्रेशन भी इतनी होती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर, ठीक है ना। और जो यूरिन बाहर निकलता है, मान लीजिए यहाँ से यूरिन बाहर आ रहा है, इसकी कंसंट्रेशन होती है तकरीबन 1200 मिली ऑस्मॉल पर लीटर। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के दौरान आइसोटोनिक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, आइसोटोनिक ग्लोमेरुलर इसलिए क्योंकि रेनल प्लाज्मा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंसंट्रेशन बराबर कन्वर्ट होता है हाइपरटोनिक यूरिन, हाइपरटोनिक यूरिन। और ये जो हाइपरटोनिक यूरिन बन रहा है इसकी वजह तो, एक तो इसकी वजह है हाइपर ऑस्मोलैरिटी, हाइपर ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, टुवर्ड्स, मैं लिख कर फिर समझाता हूँ, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और इसके अलावा दूसरा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल होता है एडीएच का। आपने सुना था एडीएच का रोल क्या है कि वो इधर टीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, पढ़ा है ना आपने। हाइपर ऑस्मोलैरिटी इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कैसे मेंटेन हो रही है, तो आप बोलेंगे ये इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाइपर ऑस्मोलैरिटी बनती है लूप ऑफ हैनले की वजह से, लूप ऑफ हैनले की वजह से और वेजर एक्टा की वजह से। लूप ऑफ हैनले वेजर एक्टा दोनों में ही फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए ये दोनों शो करती हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या शो करती हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म कौन शो करता है? लूप ऑफ हैनले और वेजर एक्टा। और यहाँ पर जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी बनी इनकी वजह से वो NaCl और यूरिया का गेम है थोड़ा सा, आप समझिए इसको। जैसे कि रेनल प्लाज्मा 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है इसका कंसंट्रेशन, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी इतना है। फिर ये इधर पीसीटी में आया फिल्ट्रेट, पीसीटी में एनसीईआरटी में लिखा हुआ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब होते हैं, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 70 to 80% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आर रीअब्सॉर्ब्ड एट पीसीटी, इसलिए पीसीटी पर भी कंसंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है ना। इधर इन्होंने नेफ्रॉन वाले पार्ट को देखिए 3 पार्ट में डिवाइड करा है। वो सबसे ऊपर ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में आपको डीसीटी नजर आ रहा है, पीसीटी, ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल नजर आ रहा है। इसके बाद थोड़ा सा पोर्शन ये यहाँ से यहाँ तक का नजर आ रहा है आपको, ये आउटर मेडुला, और फिर ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है इनर मेडुला। तो इन्होंने बोला ये हाइपर ऑस्मोलैरिटी बनती है इनर मेडुलर इंटरस्टिशियम में, जिसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन पास होता है। अब देखिए ये मान लीजिए आप सपोज पहली बार यूरिन एंटर हुआ है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटर हुआ फर्स्ट टाइम यूरिन इसमें नेफ्रॉन, तो 300 है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ मूव करता रहा करता रहा। अब इधर होगा क्या कि यहाँ से मान लीजिए पहली बार गया इधर की तरफ, है ना, अभी बस पहली बार गया। इधर जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जैसे थिक सेगमेंट से NaCl का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, पता है आपको। तो जब NaCl निकल के बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आउटर मेडुला में NaCl कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आउटर मेडुला में कंसंट्रेशन जब NaCl का ज़्यादा हो जाएगा तो पानी अपनी हाई कंसंट्रेशन लो की तरफ मूव करेगा, इसलिए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले से वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाए। अब आप बोलेंगे वाटर तो पहले निकल जाता, तो कहानी आपको समझाई जाती है। काउंटर करंट में आप ऐसे ही, जैसे सपोज अभी कुछ भी नहीं हुआ था, NaCl का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से फिर ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले से वाटर बाहर निकलने लगता। तो ये है काउंटर करंट कि किया है असेंडिंग लिम्ब ने NaCl को बाहर, उसके बदले डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर होने लग गया। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है ना। तो इधर ये काउंटर करंट बना, ठीक है। अब देखिए फिर होता क्या है, इधर ये 300 है, पानी निकलना बाहर शुरू हुआ तो कंसंट्रेट बढ़ती गई, ये 400 हुआ, फिर 500 भी हुआ होगा, फिर 600 हुआ, 700 हुआ होगा, 800, 900, 1000, 1200। तो इधर लूप ऑफ हैनले में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट आपको कहाँ मिलता है? हेयरपिन बैंड पर, है ना, कंसंट्रेट 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। इधर फिर NaCl बाहर निकलना शुरू हुआ था असेंडिंग लिम्ब में, तो आप देख रहे हो कि यहाँ कंसंट्रेशन फिर से कम हुई, क्योंकि NaCl बाहर निकला, 1200, 1100 हुई होगी, 1000, फिर ये 900 हो गई, फिर 800 ही होगी, 700, फिर 600 हो गई, फिर इधर यहाँ पर 400 हुई, 300 हुई, ठीक है ना। और इधर फर्स्ट पार्ट ऑफ DCT तक पहुँचते पहुँचते कंसंट्रेशन कितनी हो गई यहाँ तक? 200। यूरिन कैसा पास हो रहा है हमारा? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर वाला,
यहाँ पर कंसंट्रेशन फर्स्ट पार्ट ऑफ डीसीटी तक कितनी है 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर इतना वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराया जाता है एडीएच की वजह से, इतना वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराया जाता है कि फाइनली जो यूरिन पास होता है वो कंसनट्रेट होता है 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो कंसनट्रेट यूरिन पास हो रहा है वो एक तो हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवर्ड इनर मेडुलर इंटरस्टिशियम और दूसरा एडीएच की वजह से। आपको याद होगा इधर लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से आपने सुना था यूरिया बाहर निकलता है और फिर वो दोबारा से थिन असेंडिंग लिम्ब में चला जाता है, सारा का सारा नहीं जाता है, अच्छा खासा बाहर भी रह जाता है मेडुलर इंटरस्टिशियम में। इसलिए हाइपर ऑस्मोलरिटी जो इनर मेडुला में बनती है वो 30 से 40% यूरिया की वजह से होती है, बाकी का NaCl की वजह से। इधर इन्होंने जो डायग्राम भी दिखा रखा है अलग से, ये वेजरेक्टा का डायग्राम है, इसे मान लीजिए इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स्ड है। अब वेजरेक्टा क्योंकि सिर्फ एंडोथीलियम से बनी होती है तो जैसे माहौल में होगी वैसी अपनी कंसंट्रेशन कर लेगी। इधर जब ये आप बात करेंगे इसकी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले की, अगर आप ऊपर से नीचे तरफ आओगे तो कंसंट्रेशन 200, 300, 400, 600, 900, 1200, इसलिए इसको अपनी कंसंट्रेशन वैसी करनी पड़ी। तो कोई 300 ही, क्योंकि वेजरेक्टा तो इधर से इधर की तरफ जाएगा, है ना। इधर लूप ऑफ हैंडले में तो पहले डिसेंडिंग लिम्ब में और फिर ये असेंडिंग लिम्ब में, ठीक है ना। इधर से वेजरेक्टा स्टार्ट होगी तो इसका पहले डिसेंडिंग पार्ट होगा, इधर इसका ही असेंडिंग पार्ट होगा, ठीक है। अब इधर देख रहे हो कंसंट्रेशन 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, जो लूप ऑफ हैंडली कंसंट्रेशन थी असेंडिंग लिम्ब भी वही इसने कर लिया। इसने अपनी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाई होगी, देखो यहाँ पर इसको पानी को बाहर निकाल के, पानी को बाहर निकाला और इधर जो NaCl इधर से बाहर निकल रहा था वो इसके अंदर एंटर हुआ, इधर NaCl की एंट्री हो रही है, वाटर बाहर निकल रहा, तो कंसंट्रेशन वैसी हो रही थी लूप ऑफ हैंडले की, है ना। तो यहाँ नीचे तक आते आते इसकी कंसंट्रेशन 1200 हो गई। अब इधर मामला ये है कि जब ये इधर ऊपर की तरफ जाएगा वेजरेक्टा में तो इसको कंसंट्रेशन बिल्कुल वैसी करनी है जैसे कि लूप ऑफ हैंडले की है। तो इधर देखो फिर ऊपर की तरफ जाने पर इसे अपनी कंसंट्रेशन अंदर क्या करना है, डाइल्यूट करना है। तो अंदर कंसंट्रेशन डाइल्यूट करने के लिए इधर से NaCl बाहर निकालेगा और यहाँ से वाटर भी बाहर निकलेगा, जो कि इधर डायग्राम में नहीं दिखा रखा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हैंडले जो वाटर निकलेगा वो इधर असेंडिंग लिम्ब के अंदर एंटर करेगा, पानी एंटर करेगा, NaCl बाहर निकलेगा। इसकी वजह से यहाँ पर कंसंट्रेशन दोबारा वैसी हो जाएगी जैसे कि डिसेंडिंग लिम्ब और लूप ऑफ हैंडले की थी, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो मैमल्स हैं हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर वाली कंसंट्रेशन। हैंडलेज लूप एंड द वेजरेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। लूप ऑफ हैंडले वेजरेक्टा का जिक्र हो रहा है। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हैंडले इज इन अपोजिट डायरेक्शन, दस फॉर्म अ काउंटर करंट। तो काउंटर करंट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है आपको, तो काउंटर करंट आपको देखने को मिलता है लूप ऑफ हैंडले में और वेजरेक्टा में, ठीक है ना। काउंटर करंट देखने को मिलता है। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वेजरेक्टा, through the two limbs of vasorecta is also in counter current pattern, ठीक है ना। the proximity between the loop of Henle and vasorecta, proximity यानी closeness, जो closeness है क्योंकि Henle loop और vasorecta बिल्कुल पास पास होते हैं, शुरुआत वाले डायग्राम में आपने F1 में देखा था, as well as the counter current in them, जो उनके बीच में ये अपोजिट फ्लो फ्लूइड का देखा जा रहा है। काउंटर करंट helps in maintaining and increasing osmolarity toward the inner medullary interstitium। इससे नीट में सवाल आ चुका है कि जो हाइपर ऑस्मोलरिटी बनती है इनर मेडुलर इंटरस्टिशियम में और जो एडीएच है इसकी वजह से कंसंट्रेट यूरिन पास हो रहा है। 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू द 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर इन द इनर मेडुला, ठीक है ना। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज बाय द NaCl एंड यूरिया। तो जो काउंटर करंट की वजह है वो NaCl यूरिया है और उधर एडीएच है। इसके अलावा NaCl का मामला क्या है, इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेज लूप, है ना। असेंडिंग लिम्ब से निकलता है पहले थिन सेगमेंट से पैसिवली, फिर थिक सेगमेंट से एक्टिवली, विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वेजरेक्टा। असेंडिंग लिम्ब से निकल रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब वेजरेक्टा के अंदर जा रहा है। NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वेजरेक्टा। दोबारा से वो इंटरस्टिशियम में आता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वेजरेक्टा से, उधर डायग्राम आपने देखा था। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया enter the thin segment of the ascending limb of the Henle's loop, which is transported back to the intestine, जो दोबारा से intestine पहुंचा दिया जाता है by the collecting tubule, lower part of collecting ducts. The above described transport of substance facilitated by the special arrangement of Henle's and Vasorecta called counter current mechanism. आप देख चुके हैं counter current mechanism कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। This mechanism helps in the maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient helps in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate. Human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the interstitial fluid. आपने देखा था तो medullary फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर था और कंसंट्रेटेड यूरिन जो पास होता है हमारी किडनी से वहाँ कंसंट्रेट 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोटोनिक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक यूरिन बनकर किडनी से पास होता, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी अपने फंक्शन कैसे रेगुलेट करती है,
किडनी अपने फंक्शंस को रेगुलेट करती है हाइपोथैलेमस के ज़रिए, इसके अलावा रास मैकेनिज्म के ज़रिए, और इसके अलावा एएनएफ। एएनएफ एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर है जो कि हार्ट से निकलता है एक हार्मोन, हाइपोथैलेमस से निकलता है एडीएच, और रास मैकेनिज्म में आप कहानी सुनेंगे रैनिन की, और इसके अलावा एल्डोस्टेरॉन। ठीक है। और जैसे कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या फिर ब्लड प्रेशर या आयनिक कंसंट्रेशन में अगर बदलाव आता है तो फिर होता यह है कि हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद जो ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, अपने अंदर न्यूरो हार्मोन निकालेंगे, यानी कि एडीएच, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर रिलीज होगा। एडीएच क्या करेगा, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, यानी वो प्रिवेंट करता है डायरिया। तो कुछ इस तरीके से किडनी अपने फंक्शन को रेगुलेट करती है कि अगर जैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में ब्लड प्रेशर कम होने लगता है तो फिर ऑस्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस में है वो उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, वो अपने अंदर से हार्मोन निकालते हैं एडीएच जो कि रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और फिर वो रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं वाटर का डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट्स। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट। जेजीए से इनका कहने का मतलब रास मैकेनिज्म से था, ठीक है ना। ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है इन अ बॉडी, बॉडी से इनका कहने का मतलब हाइपोथैलेमस से है। ऑस्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं हाइपोथैलेमस में। एक्टिवेट बाय चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड वॉल्यूम में चेंज आएंगे यानी ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम यानी कंसंट्रेशन का बदलाव आएगा तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एडीएच और वेसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, है ना, एंडोक्राइन में आप सुन चुके हैं। एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन, एडीएच क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल, यानी लेटर पार्ट्स मतलब है डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, देयर बाय प्रिवेंट डाययूरेसिस। ये सवाल कॉम्पिटिशन में आ चुका है, एडीएच का काम क्या है, प्रिवेंट डाययूरेसिस, ठीक है ना। एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर्स, अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा दोबारा से तो ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं, इसकी वजह से एडीएच का रिलीज रुक जाता है। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा था फंक्शन ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, है ना, समझ में आ रही है वाली बात। एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट, जैसे वैसोप्रेसिन नाम जिसको दिया गया वो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट की वजह से दिया गया है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, जीएफआर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। Blood with this cause an increase in the blood pressure, and increase in blood pressure can increase the GFR and glomerular blood flow and thereby the GFR। तो इसका नाम जो ADH है एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो इसलिए कि डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और वैसोप्रेसिन इसलिए क्योंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कराता है, ठीक है। नेक्स्ट रास मैकेनिज्म के बारे में इन्होंने बताया कि जैसे ही अगर हमारा ब्लड प्रेशर जीएफआर कम होता है तो लीवर से एक हार्मोन निकलता है एंजियोटेंसिनोजन, ये एंजियोटेंसिनोजन फिर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट रेनिन की वजह से जो जेजी सेल से निकलता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट फिर चेंज हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से। फिर एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को फॉर द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा देता है फ्रॉम डिस्टल टिब्यूल यानी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स। इसके अलावा ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी अपना इफेक्ट करता है क्योंकि एंजियोटेंसिनोजन पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और जीएफआर फिर से बढ़ेगा यानी कि नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा इसका इफेक्ट हाइपोथैलेमस पर भी पड़ता है, ये थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करता है और फिर आपको प्यास लगेगी, आप पानी पिएंगे और ब्लड का वॉल्यूम दोबारा से बढ़ेगा। ये जो रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है कब होता है, जब ब्लड प्रेशर कम होगा या फिर जीएफआर कम होगा या फिर डिस्टल ट्यूबुलर सोडियम पर का फर्क पड़ेगा। मैं एनसीईआरटी वाली लाइन बताता हूँ। एनसीईआरटी में लिखा हुआ था जेजीए यानी जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपलेटस प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या फिर जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन, है ना, जो हम अभी बात कर रहे थे, which converts angiotensinogen in blood to angiotensin first, ठीक है ना, एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन, फिर एंजियोटेंसिन सेकंड बन जाएगा। एंजियोटेंसिन सेकंड एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये सवाल कंपटीशन में आ चुका है। इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय द जीएफआर, जीएफआर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। एंजियोटेंसिन सेकंड आल्सो एक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स, किस लिए, फॉर द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन कराएगा सोडियम वाटर का फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल यानी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट से, सोडियम को वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर जीएफआर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जीएफआर फिर से बढ़ जाएगा।
इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जनरली नोन है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम रास मैकेनिज्म इसको बोला जाता है। एएनएफ का मामला ये हार्ट का, जैसे कि अगर रेनिन और एडीएच की वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो उसके काउंटर के लिए अल्लाह ताला ने हार्ट से एक हार्मोन निकलवाया एएनएफ, ये वेजोडाइलेशन कराता है। एएनएफ क्या कराता है? वेजोडाइलेशन, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर दोबारा से कम हो जाएगा। तो ये डायूरेसिस प्रमोट करेगा, यानी रेनिन और एडीएच का अपोजिट काम करता है। तो रेनिन और एडीएच ये दोनों क्या कराते हैं? ये दोनों बीपी बढ़ाने में मदद करते हैं और दोनों ही डायूरेसिस कराते हैं, है ना। ये सवाल आपको याद रखना। और ये जो एएनएफ है, एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर, ये कराता है वेजोडाइलेशन, ब्लड वेसल को डायलेट कराएगा जिसकी वजह से बीपी को कम कराएगा, और ये डायूरेसिस को भी प्रमोट करता है। ये तो प्रिवेंट करते हैं दोनों ना, प्रिवेंट करते हैं यूरिन बाहर कम निकलने दें, ये प्रमोट करता है। इसके अपोजिट है, तो रेनिन एडीएच का अपोजिट कौन सा हार्मोन काम कर रहा है? एएनएफ। An increase in blood flow to the atria of the heart can cause a release of atrial natriuretic factor यानी कि ANF. ANF cause vasodilation. ANF क्या कराता है? vasodilation कराता है, dilation of the blood vessels and thereby decrease the blood pressure. ANF mechanism therefore acts as a check on renin-angiotensin mechanism. सिर्फ renin-angiotensin mechanism ATH को भी पुराने पेपर में कवर किया गया। नेक्स्ट मैक्चुरेशन, तो यूरिन पास जो हमारी यूरेथ्रा से हो रहा है, ये मैक्चुरेशन क्या था? द एक्ट ऑफ अवॉइडिंग द यूरिन। आपको लाइन याद ये करनी है कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, उसमें इधर दो यूरेटर ओपन हो रहे हैं, नीचे द यूरेथ्रा होता है, इन तीनों को आप मिलाएंगे तो यहाँ पे कहलाता है ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर मौजूद होते हैं, ठीक है ना, डेट्रोसर मसल यहाँ मौजूद होती है। तो जैसे ही इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा होना शुरू होगा, 400 से 450 ml जब यूरिन में भर जाता है, तो फिर सेंसरी नर्व्स के ज़रिए यानी कि एफरेंट के ज़रिए एफरेंट मैसेज आएगा सीएनएस, और फिर सीएनएस से मोटर नर्व्स के ज़रिए यानी कि इफरेंट नर्व्स के ज़रिए मैसेज आएगा इधर डेट्रोसर मसल के पास, और फिर वो क्या करेंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा साइमल्टेनियसली। जब डेट्रोसर मसल का तो कॉन्ट्रिक्शन होगा, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर तो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और जो यहाँ पर यूरेथ्रा है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर ही रिलैक्स करेंगे। यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा और यूरिन बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, आसान है। तो ब्लैडर के अंदर नॉर्मल जो उसका मीन वॉल्यूम होता है 220 ml होता है, 400 साढ़े 400 ml जब यूरिन इसमें जमा हो जाता है तो फिर अर्ज महसूस होती है यूरिन को पास करने की। कैसे पता चलता है यूरिन पास करना है? तो इधर डेट्रोसर मसल का जो ट्राइगोन बना हुआ है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जब यूरिन इसमें भरने लगेगा तो ये स्ट्रेच होंगे, उसके मैसेज जाएगा सेंसरी नर्व से सीएनएस को, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को, फिर मैसेज लौट के आएगा मोटर नर्व से, डेट्रोसर मसल यूरिनरी ब्लैडर कॉन्टैक्ट करेगा और इसके अलावा यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करेंगे, यूरिन बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। इधर एनसीईआरटी ने यही बताया है कि 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे पास आउट होता है। यूरिन के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इसमें यूरिया तो होगा ही, इसके अलावा यूरिक एसिड भी होता है ना, उसका क्रेटिनिन, ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, कई सारी चीज़ें होती हैं। देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या बताया। Urine formed by the nephron is ultimately carried to the urinary bladder where it is stored till a voluntary signal is given by the CNS. The signal is initiated by the stretching of the urinary bladder and it gets filled with urine. वही 400 साढ़े 400 ml वाली बात हो रही। In response to the stretch receptors on the wall of the bladder, जो कि the trigonal urinary bladder मौजूद है, send signal to the CNS. CNS को मैसेज जाएंगे, CNS pass on motor message से वापस मैसेज आएगा जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराएगा स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर का, फिर डेट्रोसर मसल का, एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यूरिन तो तभी पास होगा ना, ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैक्चुरेशन। द प्रोसेस रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैक्चुरेशन। पर डे कितना यूरिन पास होता है? 1 से 1.5 लीटर, एंड द यूरिनल मैकेनिज्म causing it is called micturition reflex. An adult human excrete 1 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। ये सवाल ही पुराने पेपर में आ चुका है। द यूरिन फॉर्म्ड इज लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड, स्लाइटली एसिडिक। पीएच यूरिन का पूछा जा चुका है, कितना होता है? 6, याद होना चाहिए आपको। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, एवरेज ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट होता है पर डे। ये सवाल भी कॉम्पिटिशन बहुत बार पूछा जा चुका है। पर डे यूरिन के जरिए कितना यूरिया बाहर होता है? 25 से 30 ग्राम। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। Analysis of the urine helps in clinical diagnosis of many metabolic disorder as well as malfunction of the kidney. For example, अगर ग्लूकोज आता है यूरिन में से ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, कीटोन बॉडीज आती है यूरिन में कीटोनूरिया कहते हैं। सवाल आ चुका है कंपटीशन में, ग्लाइकोसूरिया कीटोनूरिया आपको इंसुलिन वाली डायबिटीज में नजर आ गई, यानी डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है ना, याद रहेगी इतनी बात, ठीक है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, मेन तो एक्सक्रीशन अपना किडनी से हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पर अदर ऑर्गन्स में इन्होंने बात की है
लंग्स की, लीवर की, स्किन की, और थोड़ा सा सलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि उससे सलाइवा निकल रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स। लंग्स में मैंने बताया कि इधर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है ना, जैसे कि 250 ml ऑक्सीजन अंदर जाती है और 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो रिमूव बाय द लंग्स। इस तरीके से हमने बात की है। अदर देन द किडनी, लंग्स, लिवर एंड द स्किन ऑल्सो हेल्प द एलिमिनेशन एक्सक्रीटिव वेस्ट। अवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, लिखा हुआ एनसीईआरटी में 200 ml पर मिनट। तो ये सवाल याद होना चाहिए आपको, वैसे भी ब्रीदिंग चैप्टर में याद कराया गया। 250 ml ऑक्सीजन पर मिनट अंदर एंटर करती है, 200 ml CO2 बाहर निकलती है, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। बस इतनी सी बात लिखी। लीवर में लिखा होगा, लीवर में बाइल बनता है, तो जब बाइल निकलेगा बाहर तो उसमें बाइल पिगमेंट्स होंगे, बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन, इसके अलावा डेग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे, है ना, कोलेस्ट्रॉल होगा, इन सब की बातें की। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, सीक्रेट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल होगा, डेग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे, विटामिन और ड्रग्स। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग द डाइजेस्टिव वेस्ट। स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड की बात की है। स्वेट ग्लैंड में इन्होंने बात ये की है कि जो स्वेटिंग होती है हमारी, वो एक्सक्रीशन के लिए नहीं होती है, मेनली जो स्वेटिंग होती है तो कूलिंग ऑफ द बॉडी के लिए हो रही है, बॉडी को ठंडा करने के लिए। इसलिए सवाल भी कॉम्पिटिशन में आ चुका है, स्वेटिंग का मेन पर्पस क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन। हालांकि जब स्वेटिंग होगी तो उसमें मेनली वाटर निकलेगा, उसमें NaCl भी होगा, ग्लूकोज भी होगा, लैक्टिक एसिड भी होता है, अमाइनो एसिड भी होता है, वो बात अलग है। लेकिन मेन जो पर्पस है कूलिंग का, स्वेटिंग का, वो कूलिंग। इसका जो ऑयल ग्लैंड है उनसे सीबम निकलता है, सीबम में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वैक्स होता है, स्ट्रॉल होता है, इन सब के बारे में बात की एनसीईआरटी ने। द स्वेट एंड द सेबेशियस ग्लैंड in the skin can eliminate certain substances through their secretion. Sweat produced by the sweat glands is a watery fluid containing NaCl, इसमें mainly NaCl होता है, इसके अलावा small amount of urea, lactic acid, है ना, amino acid. So the primary function of sweat is to facilitate the cooling effect on the body. ये सवाल आ चुका है कॉम्पिटिशन। प्राइमरी फंक्शन स्वेटिंग का क्या है, कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, दैट इट ऑल्सो हैव्स इन, हालांकि इसके अलावा रिमूवल भी हो जाता है कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस, ठीक है ना। सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक एस्ट्रॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस। सेबेशियस ग्लैंड से किसका रिमूवल होता है, सवाल आ चुका है कॉम्पिटिशन में, स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस, थ्रू सीबम, जो ऑयली सब्सटेंस बाहर निकलता है उसे हम बोलते हैं सीबम। इसके अलावा दिस सिक्रीशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। इसके अलावा जो सिक्रीशन निकलते हैं ऑयली, हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देते हैं। आगे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सब्सटेंस कुड बी एलिमिनेट थ्रू द सलाइवा आल्सो। एक्चुअल में सलाइवा के अंदर भी नाइट्रोजन वेस्ट मौजूद होते हैं, जैसे इसके अंदर यूरिक एसिड भी मौजूद होता है, अमोनिया मौजूद होता है, जेंथिन, हाइपोजेंथिन भी होता है। एनसीईआरटी ने बस एक लाइन लिखी हुई है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि अमोनिया है, यूरिक एसिड है, कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा टू, ठीक है। नेक्स्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्होंने पहले कवर किया, यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब ये है कि द माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, अ कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया। तो अगर हमारी किडनी सही से काम नहीं करेंगी तो उसकी वजह से यूरिया का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा हमारे ब्लड में, यही कहलाता है यूरिया, ठीक है ना। विच इज़ हाईली हार्मफुल, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है, एंड में लीड टू किडनी फेल्योर, इसकी वजह से किडनी फेल्योर भी हो सकता है। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। ऐसे पेशेंट के अंदर यूरिया को आर्टिफिशियली रिमूव किया जाता है हीमोडायलिसिस के ज़रिए। हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि इसमें आर्टिफिशियल मशीन यूज़ की जाती है, जिसको कि हम आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। इसमें होता है कि पेशेंट का ब्लड लिया जाता है रेडियल आर्टरी के ज़रिए और फिर उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, उसके अंदर हेपेरिन मिलाया जाता है एंटीकोगुलेंट, उसे डायलाइजर मशीन के अंदर, आर्टिफिशियल किडनी के अंदर हीमोडायलिसिस मशीन में छोड़ दिया जाता है। इसमें जो फ्लूइड होता है बाहर, मतलब कुछ इस तरीके का है, जैसे कि मशीन होगी, मैं यहाँ दिखा देता हूँ छोटा सा, और इसमें ऐसे ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स के अंदर आपका ब्लड होगा, बाहर डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। डायलाइजिंग फ्लूइड की वही कंसंट्रेशन होती है जो कि हमारे रेनल प्लाज्मा की होती है, बस ये कि उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया नहीं होता। तो जो अंदर सेलोफोन ट्यूब्स की बनी हुई ट्यूब्स होती हैं, सेमी परमेबल होती हैं, जब इनमें यूरिया वाला ब्लड जाएगा तो यूरिया अपनी हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और निकल के बाहर आ जाएगा मशीन डायलाइजिंग फ्लूइड, और फिर जो साफ ब्लड है वो दोबारा से उसमें एंटी हेपेरिन मिलाकर और 37 डिग्री सेल्सियस करके उसे रेडियल वेन के जरिए दोबारा से बॉडी में पहुंचे। एक तरीके का जुगाड़ है, जब तक कि किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा। ऐसे पेशेंट में जिनको यूरेमिया है उनको फिर किडनी ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। किडनी ट्रांसप्लांट इसका अल्टीमेट ऑप्शन है। जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा तब तक फिर आर्टिफिशियल ब्लड को फिल्टर किया जाता है हीमोडायलिसिस के जरिए।
ड्यूरिंग द प्रोसेस हीमोडायलिसिस द ब्लड इज ड्रेन्ड फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी, मतलब कि रेडियल आर्टरी यहाँ बात कर रहे हैं, इज पम्प्ड इनटू द डायलाइजिंग यूनिट, यानी डायलिसिस वाली मशीन में, कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड इज ड्रेन्ड फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी, रेडियल आर्टरी से ले जाएगा, इज पम्प्ड इनटू द डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हेपेरिन। कोगुलेट कर जाता है बाहर निकलते ही ब्लड, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है और उसमें हेपेरिन मिला दिया जाता है। द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब्स, जो डायलाइजर मशीन होती है इसमें कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब होती हैं, सराउंड बाय ए फ्लूइड, जिसके चारों तरफ डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा, वही ऑस्मोसिस वाला मामला है, एक्सेप्ट द नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन बेस नहीं होते। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब allows the passage of molecule based on the concentration gradient of urea, बाहर निकल आएगा। As the nitrogenous base are absent in the dialysing fluid, these substances freely move out, वो बाहर आ जाएंगे, thereby clearing the blood, blood clear हो जाएगा। The cleared blood is pumped back to the body through a vein, वही radial vein use कर लेते हैं, after adding antiheparin और 37 डिग्री सेल्सियस ब्लड को किया जाएगा। This method is a boon for thousands of uremic patients all over the world, इसे काफ़ी बड़े लेवल पे यूज़ किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रेनल फेल्यूर, ये सवाल कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है। एक्यूट रेनल फेल्यूर का अल्टीमेट मेथड क्या है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रेनल फेल्यूर, यानी कि किडनी फेल्यूर। अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव, क्योंकि वो फिर रिजेक्शन वाला मामला आ जाता है। पेशेंट को जिंदगी भर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी यूज़ करनी पड़ती हैं। To minimize its chances of rejection by the immune system of the host, modern clinical procedures have increased the success rate of such a complicated technique. ठीक है ना? नेक्स्ट दो बातें और कवर की, रेनल कैलकुलाई, कैलकुलाई से मतलब होता है स्टोन्स, रेनल स्टोन्स। बताया कि स्टोन और इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट यानी ऑक्सलेट, इसके अलावा फॉस्फेट के भी हो सकते हैं और यूरिक एसिड के भी हो सकते हैं ना, फॉर्म विद इन द किडनी। ठीक है ना? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई, तो जो ग्लोमेरुलस है अगर उसमें इन्फ्लामेशन होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको एल्ब्यूमिन्यूरिया मिलने लगे, एल्ब्यूमिन्यूरिया। आपने ये बात सुनी थी ना कि नॉर्मली यूरिन में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आते, लेकिन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा तो फिर आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स मिलने लगेंगे यूरिन, प्लाज्मा प्रोटीन्स इन यूरिन। इसके अलावा भी बीच में आपने सुना था ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन है ना। इसके अलावा आपने सुना था कीटोनूरिया, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ये दोनों ही आपको देखने को मिलेंगी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में, यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है? कीटोनूरिया का क्या मतलब, ये कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं? जब फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है लीवर के अंदर होगा तो बनते एसीटोन, एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, यही कीटोन बॉडीज़। अगर नॉर्मल कीटोन बॉडीज़ बन रही हैं तो वो तो पीसीटी से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा बनेंगी वो जब होगा जबकि बंदा भूख हड़ताल पर है या फिर उससे डायबिटीज़ हुई रखी है, तो ऐसे में कीटोन बॉडीज ज़रूरत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। पहले उनका लेवल ब्लड में बढ़ेगा फिर वो यूरिन में आने लगे, यानी कीटोनूरिया हो जाएगा। तो कीटोनूरिया ग्लाइकोसूरिया दोनों किस्में देखने को मिलती है आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस में। तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर फिनिश किया। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो के अंदर हम किसी और दूसरे चैप्टर का वन शॉट बनाएं।